स्वागत हम सभी का एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर में आज हमारा होगा सेट नंबर पहला। आप लोग जानते हैं करंट अफेयर सेशन से मिला करके हमारे पेपर में पीसीएस प्रीलिम्स में या समीक्षा अधिकारी आरओआर में तकरीबन 22 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग वार्षिकी कवर करेंगे, यानी पूरे एक वर्ष में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हम लोग कवर करेंगे। आपसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट होगा कि आप इसका मल्टीपल टाइम रिविजन करिएगा, क्योंकि बिना रिविजन के ये पूरा का पूरा समझिएगा आपको याद नहीं होगा। इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन आप जरूर करिएगा, ठीक है साहब। और वीडियो के आखिरी में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए और क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं, ठीक है साहब। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कारा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कारा कि 5 नवंबर 2025 को अयोध्या, ठीक है, अयोध्या में देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि देव दीपावली जो होता है, ये जो पर्व होता है वो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। आपसे कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे साहब सही है? तो याद रखेंगे देव दीपावली साथी पहली बात तो अयोध्या में नहीं बनाया गया है, ये वाराणसी में मनाया गया है, ठीक है। कहाँ पे? वाराणसी में मनाया गया है। तो क्या ये टाइम सही है? तो टाइम बिल्कुल सही है, 5 नंबर को ही मनाया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, लेकिन यहाँ वाराणसी होना चाहिए। सेकेंड वाला आपका सही है, तो इस प्रकार से बी आपका आंसर सही होना चाहिए था, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे देव दीपावली को लेकर के, तो पहली बात तो आप यहाँ पे डेट याद रखिएगा कि यह 5 नवंबर 2025 को मनाया गया था, ठीक है। दूसरी बात कहाँ पे मनाया गया था? ये वाराणसी में मनाया गया था। तीसरी बात ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है, जबकि जो हम लोग दीपावली मनाते हैं वो अमावस्या के दिन मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब जो कार्तिक मास की अमावस्या होती है वहाँ पे हम लोग दीपावली मनाते हैं, लेकिन जो देव दीपावली होती है वो पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव के द्वारा त्रिपुरासुर पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है, जबकि हम लोग जो मनाते हैं वो श्री रामचंद्र के अयोध्या आगमन पर मनाया जाता है। जो कार्तिक पूर्णिमा जो होता है, यानी जो देव दीपावली होता है, वो दीपावली के 15 दिन बाद मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? कह रहा है कि 29 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य का 76वां जिला, जिसका नाम है कल्याण सिंह नगर, बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 76वां जिला एक कल्याण सिंह नगर बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जो नया जिला है कल्याण सिंह नगर, यहाँ पे नगर होना चाहिए था, अलीगढ़ का अतरौला और गंगरी नाम की 2 तहसील हैं उसे मिला करके, और बुलंदशहर का डिबाई तहसील मिला करके, 3 तहसील मिला करके बनाया जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि कल्याण सिंह का जन्म यह गंगरी यानी अलीगढ़ में हुआ था। साथ ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2 तो विकल्प आपके सही है, लेकिन ये तीसरा विकल्प यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कल्याण सिंह का जन्म अतरौला में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? अलीगढ़ के अतरौला में साहब, ठीक है, अतरौला में, ना कि गंगरी में। तो अतरौला होना चाहिए था, तो इस कारण से तीसरा आपका गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका राइट आंसर, यानी ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर साहब, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का 76वां जिला, तो 29 अक्टूबर 2025 का समय याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनकी याद में, उनकी स्मृति में एक 76वां जिला बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। और ये कल्याण सिंह नगर में 3 जिलों को शामिल किया जाएगा। अलीगढ़ जो जिला है, राज्य है, सॉरी हमारा जो जिला है अलीगढ़, उसके 2 तहसील, एक तो अतरौला और दूसरा गंगरी, ये शामिल होंगे। और बुलंदशहर जिले का एक तहसील है डिबोई तहसील। तो इन तीनों तहसील को मिला करके बनेगा कौन? कल्याण सिंह नगर। और ध्यान रखेंगे कल्याण सिंह, इनका जन्म अतरौला में होता है। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 91, 92 में और 97 से 99 में। कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन रहे 2 बार हैं, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा कि चर्चा में रहा गोगाबिल झील, ये नवंबर में चर्चा में था उस टाइम, ठीक है। कह रहे हैं इसके संदर्भ में, गोगाबिल जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? सब याद रखेंगे गोगाबिल झील का संबंध बिहार से है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है साहब। देखिए अगर हम गोगाबिल झील की बात करेंगे तो यह झील बिहार राज्य में जो कटिहार है यहाँ पे उपस्थित है। 2 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने इसे 94वां रामसर स्थल यानी 94वां रामसर साइट से घोषित किया हुआ है साथी। 5 जून 2026 तक भारत में आप देखेंगे कुल 100 रामसर साइट्स हो चुका है। लास्ट में जो 99 और 100, ये दोनों साइट्स जो है साथी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। 99 जो हमारा शेख झील पश्चिम बिहार जो कि अलीगढ़ में है, वो 99 रामसर साइट है। और 100वां रामसर साइट जो हमारा जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार जो बलिया में है, वो 100वां रामसर साइट है। तो 99 और 100 ये दोनों के दोनों हमारे उत्तर प्रदेश में है। जबकि गोगाबिल झील की बात करेंगे साथ, तो गोगाबिल झील ये 94 नंबर का था
ठीक है, भारत पे देखेंगे। और बिहार का ये 6वां रामसर साइट्स है। उत्तर प्रदेश में तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि यूपी में कुल कितने रामसर साइट्स हैं, और अगर पॉसिबल होगा तो उनका नाम लिख दीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। बताइएगा कितने रामसर साइट इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है एनटीपीसी और राष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो नेत्रा है, इनके द्वारा भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो हमारे लिए जरूरी है वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, यह सवाल साहब आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पे डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है साहब, देखिए 2 पॉइंट याद रखेंगे, तो प्रयागराज में और एक आपका जो है ग्रेटर नोएडा। प्रयागराज क्यों फेमस है, इसे हाल ही में साथी दिव्यांग जनों के पुनर्वास के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उत्तर प्रदेश में दिया गया। तो अगर आपसे ऐसा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को दिव्यांग जनों के पुनर्वास के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार दिया गया, तो आपका जवाब होगा प्रयागराज, याद रखिएगा। इसी तरह से याद रखेंगे कि ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ, तो जो हमारा एनटीपीसी है और राष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी अनुसंधान गठबंधन है, इनके द्वारा वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अगला सवाल करते हैं, कह रहा है कि 25 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है, और इसको आप लगाइए साहब इम्पोर्टेंट, क्या लगाइए, इंपॉर्टेंट लगाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है साहब। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जिले को मिला है साहब, तो ये पुरस्कार मिला है हमारे मिर्जापुर को, सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा साहब, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। साथ साथ मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि मिर्जापुर में कौन कौन से ताप विद्युत संयंत्र हैं, एनटीपीसी का कौन कौन सा ताप विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है साहब, देखिए अगर हम बात करेंगे 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, है ना। ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इसे यहीं पर जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार दोनों दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो समय याद रखेंगे, 25 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में इसकी घोषणा की गई है। विजेता राज्यों में नंबर 1 पे महाराष्ट्र को मिला है, दूसरे नंबर पे गुजरात को मिला है, तीसरे नंबर पे हरियाणा को मिला है। ये आपसे क्रम से पूछ सकता है या सीधे पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ जिला छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव को मिला है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का खरगोन है, फिर तिरुवनवेली है तमिलनाडु का। हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिले में मिर्जापुर को मिला है, जबकि इससे पहले जिला ये त्रिपुरा का है, इसे भी मिला है। तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपसे ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार नवी मुंबई को मिला है, उसके बाद भावनगर को मिला है, उसके बाद नवदिंगता और आगरा, इस दोनों को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे मिला है सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का। तो अगर आपसे ये पूछेगा सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो प्लीज आगरा होगा, अगर नहीं होगा आगरा मिला है, आगरे को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत साथियों 2019 में किया गया था। ठीक है, 2019 से ये दिया जा रहा है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है सेशन। अगला, काशी तमिल संगमम 4.0 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। काशी तमिल संगमम 4.0 के बारे में पूछ रहा है। इसका जो पहला संस्करण है, क्या ये 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। काशी तमिल संगम 4.0 का थीम है तमिल सीखे तमिल करलम। देखिए ध्यान रखेंगे, इसे 2019 में नहीं शुरू किया गया था, ठीक है, इसे 2022 में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से पहला वाला आपका गलत हो जाएगा और केवल बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी दूसरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे याद रखेंगे, इसीलिए तो इसका नाम 4 है, क्योंकि 22 से मनाया जा रहा है, तो 22 4 26 हो गया। तो अभी हाल ही में इसकी घोषणा किया गया है, 2 से 10 दिसंबर 2025 को ये मनाया गया है काशी तमिल संगमम 4.0। इस बार का जो थीम था वह तमिल सीखें तमिल करलम, ये इसका थीम है। इसका आयोजन साथ ही शिक्षा मंत्रालय, IIT मद्रास, BHU बनारसी के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यानी 56वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि भाई जो इफी है इसका गठन 1962 में किया गया। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कारा साहब महाराष्ट्र में किया गया। आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा।
तो पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखिए साथी कि इफी का जो गठन है वो 62 में नहीं 1952 में यानी 1952 में किया गया। और जो 56वां ये मनाया गया है ये साथी गोवा के पणजी में मनाया गया है। कहाँ पे? गोवा, और गोवा का जो पणजी है राजधानी वहां पे साहब मनाया गया। तो ये दोनों विकल्प आपके गलत हैं, तो इस कार्ड से ना तो एक ना तो दो, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है साहब, देखिए ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं, इसीलिए पीसीएस में लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए करा कि 56वां जो बनाया गया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी 2025, इसके बारे में तो याद रखेंगे 20 नवंबर 2025 को गोवा के पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 81 देशों की लगभग 270 फिल्में प्रदर्शित हुई हैं। गोवा की 2 फिल्में यहाँ पर विशेष प्रदर्शन में रही, एक तो आपका क्लोडिया और दूसरा आपका वैमानिक। ठीक है, ये दोनों गोवा की फिल्में हैं। इफी की को लेकर के बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में की जाती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यह दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव होता है साहब। ठीक है, अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ को यूनेस्को की रचनात्मक शहर यानी क्रिएटिव सिटी की सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन इस संदर्भ में सही है? लखनऊ हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा शहर है जिसे यह सम्मान मिला है, बिल्कुल सही है ये वाला। लखनऊ को डिजाइन के क्षेत्र में रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। क्या डिजाइन के क्षेत्र में शामिल किया गया? तो साहब नहीं, लखनऊ को डिजाइन के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से बी आपका गलत हो जाएगा। सही आपका होगा कौन? केवल ए, यानी पहला हो जाएगा आपका सारे यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ को हाल ही में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। समय है 31 अक्टूबर 2025, जब उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के द्वारा उसकी 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। उस आयोजन के दौरान इसने लखनऊ को रचनात्मक शहर घोषित किया है। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी जैसे पाक कला, जैसे नवाबी व्यंजन, अवधी खान पान, गलौटी कबाब, ये सबके क्षेत्र में रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रहे कि लखनऊ जो हमारा हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा शहर है जिसे रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अगर हम बात करेंगे यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, तो साथ ही याद रखेंगे इसकी स्थापना यूनेस्को के द्वारा किया गया था 2004 में। यह नेटवर्क 7 क्षेत्र में गैस्ट्रोनॉमी, संगीत, साहित्य, फिल्म, डिजाइन, मीडिया आर्ट और शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वही 2 पॉइंट था। पहली बात तो लखनऊ को शामिल किया गया है, दूसरी बात तो गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में शामिल किया गया है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है इसकी स्टार्टिंग कब की गई है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करिएगा। एक तरफ दिया है मिस यूनिवर्स, दूसरी तरफ दिया है वो किस देश से संबंधित हैं। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन काफी दमदार है। ठीक है, फातिमा बोसाच इस बार की मिस यूनिवर्स है साहब, आप लोग को पता है ये मैक्सिको की हैं। फातिमा बोसाच कहाँ की है? मैक्सिको की हैं। तो ए का पहला 2 विकल्प में नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर ध्यान रखेंगे तो हरनाथ सिंधु भारत की थी साथी, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में है ये नहीं है। आरबोनी गैब्रियल, तो आरबोनी गैब्रियल ये यूएसए की हैं, है ना, संयुक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए की हैं। आरबोनी गैब्रियल डी का चौथा, बस चलिए सही है, मिल गया। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सही जवाब। ठीक है, जब ऐसे सवाल पेपर में आते हैं तो लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब देखिए 2020 से 2025 तक मिस यूनिवर्स और उनसे संबंधित देश, इस बार 2025 में मैक्सिको की हैं फातिमा बॉस, फिर विक्टोरिया केजोर थेल्विक 2024 में थी साथी डेनमार्क से, जबकि सेनिस प्लासियोस ये 2023 में निकारागुआ से रही। आरबोनी गैब्रियल 2022 में यूएसए से हैं, जबकि हरनाथ सिंधु 2021 में भारत से हैं, जबकि एड्रिया मेजा ये 2020 में मैक्सिको से थी। तो प्लीज आप इन सभी को याद कर लीजिएगा और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये सीरीज मिस मत करिएगा। अगर लिखा है कि 95% क्वेश्चन यहीं से फंसेगा तो यहीं से फंसेगा, बस आप ईमानदारी से सब कुछ याद करके जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। उससे पहले साथी अगर आप चाहते हैं यूपीपीसीएस का जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल साथी हम 30 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराने का वचन दे रहे हैं, जिसमें से 25 टेस्ट सीरीज लगभग में हम सेक्शनल प्रोवाइड कराएंगे और 5 टेस्ट सीरीज साथ यहाँ पे आपको फुल लेंथ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप चाहें अगर तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसी टेस्ट सीरीज का ये पार्ट है, लगभग में 7 सेट, यानी अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 सेट अगर देखें तो तकरीबन 900 क्वेश्चन करंट अफेयर के हम कवर कराएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर इनको व्हाट्सएप कर लीजिएगा 8883
ठीक है, 17, 16, 810 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए और कह दीजिएगा यूपीपीएससी पीसीएस आरओ दोनों का सेम बैच है, उसी में सर ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। अभी तो बिल्कुल ही ऑफर चल रहा है साथी, है ना, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर भरोसा ना हो तो किसी बड़ी कोचिंग का लेकर देखिएगा, आपको बहुत पैसा पेड करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो प्राइस है साथी, ये इतनी इसकी ओरिजिनल प्राइस है, पर अभी ये ऑफर चल रहा है, ठीक है, 1499 की फीस में अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लेट ना करिएगा, ये 888176 पे आप मैसेज करिए और सिर्फ इसी को प्रिंट करा के आप रिवीजन करिए, प्रारंभिक परीक्षा आपका निकल जाएगा। बाकी भटकना है तो आप भटकते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके प्राइस है, बाद में ये प्राइस इतनी हो जाएगी। आगे हम बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2025 को जारी किया गया क्यूएस विश्वविद्यालय स्थिरता रैंकिंग 2025 में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। वैसे हर बार आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहता है, तो इस बार भी आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा साहब यहाँ पे राइट आंसर। क्यूएस विश्वविद्यालय स्थिरता रैंकिंग जारी किया गया। यह रैंकिंग 19 नवंबर 2025 को जारी किया गया है। स्वीडन का जो लुंड विश्वविद्यालय है साथी, यह पूर्ण स्कोर के साथ इस बार फिर से शीर्ष पर है। इस रैंकिंग में भारत के लगभग में 103 विश्वविद्यालय साथ शामिल हैं, जिनमें शीर्ष पर आईआईटी दिल्ली शामिल है। वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें तो इसको 171वां स्थान मिला है। सेकंड नंबर पर आप देखेंगे तो आपका आईआईटी खड़गपुर है, जिसे 202 स्थान मिला है, मतलब इस रैंकिंग में। फिर इस तरह से आप देखेंगे तो आईआईटी बॉम्बे, इसको 234 मिला है। फिर आईआईटी कानपुर को 245, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, आईआईटी कानपुर हमारे लिए बहुत जरूरी, ध्यान रखिएगा। आईआईटी मद्रास को साथ 277वां स्थान यहाँ पे मिला हुआ है। अगला, चर्चा में रहा हाईली गुबली ज्वालामुखी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। ये साथी ये चर्चित था, अभी नवंबर में काफी चर्चा में था, काफी समय बाद इसमें उद्गार हुआ है हाईली गुबली। तो याद रखिएगा साथी, इथियोपिया कहाँ पे है, इथियोपिया में यह उद्गार हुआ है हाईली गुबली का। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका कौन सा, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। 23 नवंबर 2025 की बात है, जब इथियोपिया का शहर है साथी अफार क्षेत्र, और वहाँ पे हाईली गुबली ज्वालामुखी में लगभग में 12,000 वर्ष बाद उद्गार हुआ है साथी। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो पेपर में आते हैं, इसे आप याद रखिएगा। जैसे मोना लोवा आप जानते हैं यूएसए में है, हवाई द्वीप किलाऊ आपको जानते हैं यूएसए हवाई द्वीप, माउंट एटना इटली में है, कोटोपैसो इक्वाडोर में, स्ट्राम्बोली इटली में है, बैरन द्वीप आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला, करा के साथ ही सीसीपीआई यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, उस पर विचार करिएगा। 18 नवंबर 2025 को जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से सूचकांक को जारी किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड विकल्प कह रहा है कि भाई भारत इस सूचकांक में 23वें स्थान पर, ये बात भी सही है, यानी दोनों विकल्प आपके यहाँ पे राइट हो जाएंगे। सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब साहब, राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को लेकर के, तो इसकी जारीकर्ता साहब जर्मन वाच हैं, इनके साथ साथ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट हैं और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क भी है। यह सूचकांक 63 देश और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण के प्रयास को मापता है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों पर मेजरमेंट करता है। यह देखता है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकालता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उस देश में क्या रोल है, ऊर्जा का उपयोग वो देश कैसे कर रहा है, उस देश की जलवायु नीति कैसी है, यानी क्लाइमेट पॉलिसी कैसी है। भारत की बात करेंगे तो वर्ष 2026 में जो हमारा सीसीपीआई रैंकिंग है, यानी जो हमारा क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें भारत की क्या स्थिति है। तो 2026 में भारत देखेंगे 10 स्थान पे पहले था 2025 में, लेकिन वहां से 13 स्थान गिर गया है, इसमें ये 23वें स्थान पे बढ़ गया साथी। इसका स्कोर 61.31 है, यानी 10 अंक गिर करके 23वें पर पहुंच चुका है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ही खराब हो जाएगा आपका स्थिति। ठीक है, तो इस तरह से सूचकांक में भारत उच्च प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी से अब साथी मध्यम प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में आ चुका है। पहले उच्च प्रदर्शनकर्ता में था, मध्यम, यहाँ पे गिर के अब सोचिएगा 13 स्थान गिरा है, तो ऐसा मत करिएगा 10 के बाद माइनस नहीं, 10 के बाद गिर रहा तो मतलब ऊपर जाएगा, ध्यान रखिएगा रैंकिंग ऊपर जाएगा, स्कोर साथी डाउन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर था, यानी टॉप पर कौन सा देश है। तो आप जानते हैं टॉप पर साथी डेनमार्क यहाँ पे होगा। इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा, पहला हो जाएगा साहब यहाँ पे राइट आंसर। देखिएगा अगर हम सीसीपीआई 2026 की बात करें, इस रिपोर्ट में किसी भी देश को बहुत उच्च प्रदर्शन की रेटिंग नहीं मिली, यानी पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, यानी रैंक 1, 2, 3 पर कोई देश नहीं है। डेनमार्क ये रैंक 4th पर है साथी, और इसका स्कोर है 80.52। देख रहे हैं स्कोर यहाँ पे साहब इसका बढ़ रहा है। ठीक है,
रैंक इसका कितना है साहब, यहाँ पे 4 है। यूनाइटेड किंगडम अगर आप देखेंगे तो ये 70 पे है, जबकि मोरक्को आप देखेंगे तो इसका रैंक 6 है, ठीक है साहब। सऊदी अरब की बात करेंगे तो साथी ये हमारा 67वें स्थान पर आता है, यानी सबसे नीचे आ रहा है, 67वें स्थान पर साहब ये आ रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए रैंक 1 मिला है ना, तो रैंक 1 पे कोई नहीं है, रैंक 2, रैंक 4, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से अगर गिरता जाएगा तो उसका रैंक क्या होगा, नीचे होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई अब रैंक 4 पे है, अभी देखिए यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पे, इसका रैंक 5 पे है, ठीक है, मतलब ये सेकंड बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट का जो होगा उसका रैंक कम होगा। भारत का पहले रैंक कितना था, 10 था, लेकिन वर्तमान में कितना रैंक हो गया है, 23 हो गया है। कितना का गिरावट हो चुका है, 13 अंक का गिरावट हो गया, तब 23 पे पहुंच चुका है। तो इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरे पिछली बार एक बार पेपर में आया था तो कई लोग इसको गलत करके आए थे, गिरावट था तो लोग सोचे गिरावट है, उल्टा सीधा कर दिए। ऐसी गलती नहीं करना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 जारी किया गया है? तो इसी साथ ही जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया, यानी पहला होगा आपका सही जवाब, राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है साहब। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 की बात करेंगे तो इसका जारी करता जर्मन वाच है। रिपोर्ट का पहला संस्करण 2006 में प्रकाशित किया गया है। यह सूचकांक 3 दशक में, जैसे 1995 से 2024 के बीच में कितनी चरम मौसमी घटनाएं हुई हैं उसकी निगरानी करता है, उसकी छानबीन करता है। चरम मौसमी घटनाएं जैसे तूफान आया, बाढ़ है, हीट वेव आया, इससे कितना नुकसान आया ये। तो इस रैंकिंग में भारत 10वें स्थान से सुधर करके 15वें स्थान पे पहुंच चुका है, ठीक है, मतलब भारत सुधार किया है, भारत में कम आया हुआ है इस बार तूफान, बाढ़, ये सब चीजें इस सूचकांक में। लेकिन भारत को कंटिन्यूअस थ्रेट्स यानी निरंतर खतरे के रूप में साथी अभी भी रखा गया है। तो मेंस अगर आप पेपर में लिखें तो इस रिपोर्ट के इस बात को जरूर लिखिएगा कि सूचकांक के अनुसार भारत आज भी निरंतर खतरे की सूची में शामिल है साहब, ठीक है। डोमिनिका जो है साथी यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे है। डोमिनिका काफी परेशान है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चरम मौसमी घटनाएं हुई हैं। इसके साथ साथ म्यांमार को आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे, होंडुरास को आप देख सकते हैं साथी ये तीसरे स्थान पे शामिल है, ठीक है साहब। अगला उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इमिशन, ठीक है, गैप इंडेक्स, जो आपका इमिशन गैप इंडेक्स है साहब, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, इमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में। तो यह रिपोर्ट पहली बात तो यूएनईपी ने जारी किया है, बात सही है। रिपोर्ट का क्या ये 16वां संस्करण है साहब, तो ये बात भी सही है आपका, ठीक है। और यह शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देशों में भारत साहब तीसरे स्थान पे है। तो ये रिपोर्ट बताता है भारत तीसरे स्थान पे है, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, तीनों की तीनों आपके साथ सही है। तो अगर हम बात करेंगे उत्सर्जन गैप रिपोर्ट को लेकर के, तो इसकी जारी करता है साथ ही यूएनईपी। संस्करण कौन सा, इसका 16वां, पहला संस्करण साहब इसका 2010 में लाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश में चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे हमारा भारत शामिल है साहब। तो 15 ही क्वेश्चन हम रखे हैं, क्योंकि डेली इसको अपलोड करना है या अल्टरनेट डे पे अपलोड करेंगे, आप जैसा कमेंट करेंगे साहब। अगर आप कहेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 और बढ़ाया जा सकता है। बाकी रिवीजन करने के लिए 15 क्वेश्चन बहुत है, अगर इतना डाटा आप डेली याद करते हैं तो भी बहुत हो जाएगा। प्रीलिम्स हंसते खेलते आपका निकल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम कल के वीडियो में, कल के सेशन में फिर से, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए साहब। और अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिवीजन इसका बहुत जरूरी है। वंदे मातरम, जय हिंद।